हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का चैप्टर 3 दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन एंड उसके स्टेटमेंट की प्रोसेस जाने से पहले वी हैव टू नो द रोल ऑफ बैंक ड्यूरिंग करंट डेज इन अ बिजनेस फॉर्म। आज बैंक का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल क्या है कि वॉट एवर कैश वी अर्न या वॉट एवर कैश वी हैव वो हमको आज फिजिकली रखने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट ओपन करते हैं एंड उसके बाद वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी दैट इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड वी कैन डू अवर ट्रांजेक्शन rather than transacting in cash in a physical mode. That is the biggest benefit of the banks these days. उसके अलावा बैंक प्रोवाइडर्स ओवरड्राफ्ट, यानी कि जब हमने पैसा डिपॉजिट नहीं किया है उससे ज़्यादा मनी वी कैन विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक एंड कैन रीपे लेटर with some interest. Then we can take loan from bank if हमें किसी पार्टी से बिल्स मिले हैं एंड वी वांट टू एनकैश देम, देन बैंक से डिस्काउंट करा के हम उनको उन बिल्स को एनकैश कर सकते हैं। देन अगर वी हैव टू पे सम चार्जेस, सम रेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड अदर एक्सपेंसेस, हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जस्ट पे इन अ मंथ दिस अमाउंट फ्रॉम आवर अकाउंट एंड बैंक ऑटोमेटिकली वो काम कर देगा। हमको हर मंथ बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अमाउंट पेमेंट हुआ है या नहीं। उसके अलावा परचेज एंड सेल ऑफ ओवर डिबेंचर्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड अदर इनकम फ्रॉम एनी पार्टी एंड इस तरीके से बहुत सारे काम एज एन एजेंट बैंक करता है। सो बैंक इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दिस डेज इन द बिजनेस फर्म। और ये सारे रोल प्ले करने के लिए वी मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट टू डील विद बैंक। और जो बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है उसको मेंटेन करने के लिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बैंक की अपनी बुक होती है। जब हम बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बैंक से बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत समय में कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है एंड सो मैनी ट्रांजैक्शन विद द बैंक। उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए जैसे हमने अकाउंटिंग प्रोसेस सीखी है, बैंक की भी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। बैंक भी ईच एंड एवरी कस्टमर का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एंड वो अकाउंट हमें भी देखना होता है बिकॉज दैट इज आवर अकाउंट। तो टू शो एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ आवर अकाउंट बैंक हमें पासबुक देती है, दैट इज कॉल्ड बैंक पासबुक। बैंक जो स्टेटमेंट कस्टमर्स को देती है दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन अ बैंक रिगार्डिंग दैट कस्टमर, वो स्टेटमेंट कहलाता है बैंक पासबुक। हम ये रीड करते हैं, बैंक पासबुक इज मेयरली अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक ईदर सेंड द पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और गिव्स पासबुक टू इट्स कस्टमर। वो बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकती है या फिर एक पतली सी बुकलेट होती है जिसमें एंट्री की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बैंक पासबुक, in which all the deposits and withdrawals made by customer during the particular period is recorded. Both represent almost a copy of ledger accounts of a customer in the books of bank. या तो बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, it's just a copy of record maintained या ledger maintained in the books of that customer. It is the bank's way of keeping the customers informed of entries made in his account. It is customer's duty to check the entries and immediately inform the bank if there is any error. क्या होता है, sometime हो सकता है हमने कैश डिपॉजिट की 1,10,000, बैंक पासबुक में एंटर है केवल 1 लाख और there is any mismatch between our record and bank record, तो हमको वो मैच करना है and we have to inform that to the bank for correction. What is our record? हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? याद है लास्ट चैप्टर 2 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम कैश बुक हमने देखी थी एंड 3 कॉलम कैश बुक देखी थी। तो जो कैश बुक का कॉलम होता था उसमें एक कैश का कॉलम होता था, एक बैंक का कॉलम होता था। फिर कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम बोथ इन डेबिट साइड एंड इन क्रेडिट साइड।
तो जो बैंक कॉलम होता है वो ही जो है वो बैंक स्टेटमेंट की तरह होता है। जो भी हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किए दैट वी एंटर इन द बैंक कॉलम एंड इट इज आवर रिकॉर्ड रिगार्डिंग बैंक ट्रांजैक्शंस। हमारा रिकॉर्ड क्या है? कैश बुक का बैंक कॉलम इज आवर रिकॉर्ड फॉर ट्रांजैक्शन विद बैंक एंड जो बैंक पासबुक है दैट इज रिकॉर्ड ऑफ बैंक रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन विद अस। अब देखिए कैश बुक का फॉर्मेट तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 कॉलम या 2 कॉलम में हो सकता है, जिसमें एक कॉलम बैंक का होता है, दैट इज आवर फॉर्मेट फॉर बैंक ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक, जिसमें डेबिट साइड में जो भी बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है या कुछ इनकम हो रही है बैंक में, our account getting increased, account balance getting increased will be recorded on debit side of bank column and credit side of bank column में कोई भी withdrawal या कोई भी reduction in our bank balance है that will be recorded। अब देखते हैं पासबुक का फॉर्मेट कैसा होता है। जस्ट लाइक हमारे लेजर की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डेट, पर्टिकुलर्स कि वो किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, विड्रॉल यानी डेबिट। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट हो गया, हमने जो कैश बुक के बैंक कॉलम में, कैश बुक है ये मान के चलिए, यहाँ पे केवल हम बैंक कॉलम बना रहे हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दिस इज बैंक कॉलम। यहाँ पे भी हम डेट और पर्टिकुलर लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं, लेकिन जो डिपॉजिट हैं वो हम लिखते हैं डेबिट साइड में एंड विड्रॉल्स जो होते हैं वो लिखते हैं क्रेडिट साइड में। लेकिन ये क्या, पासबुक में विड्रॉल डेबिट साइड में और डिपॉजिट क्रेडिट साइड में? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कैश बुक में एंटर करते हैं तो दैट इज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर के खुद के पर्सपेक्टिव से होता है कैश बुक में रिकॉर्ड। तो उसके बैंक अकाउंट में जब पैसा आएगा, यानी बैंक इज द रिसीवर ऑफ आवर अमाउंट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है हमारा, तो दैट विल बी डेबिटेड एज बैंक इज द रिसीवर। एंड जब बैंक से पैसा निकल रहा है, हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक इज द गिवर, तो फिर हमारा अमाउंट होगा क्रेडिट। लेकिन अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब हम विड्रॉल कर रहे हैं, when we are withdrawing the amount, तो बैंक के लिए कस्टमर इज द रिसीवर, सो बैंक डेबिट द रिसीवर। हम विड्रॉ कर रहे हैं तो वी आर रिसीविंग, for us bank is giver, for bank we are receiver, so for us bank is the giver and hence we credit the bank in case of withdrawal, but in eyes of bank customer is receiver of amount, so it debits the customer। in the same way जब डिपॉजिट करते हैं हम, तो हमारे लिए बैंक रिसीवर है इसलिए हम बैंक में डेबिट करते हैं, लेकिन फॉर बैंक कस्टमर इज गिवर ऑफ द डिपॉजिट, सो इट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट। समझ में आ गया? फॉर्मेट इज डेट, देन पर्टिकुलर, देन ऑल द डेबिट दैट इज विड्रॉल एंड ऑल द क्रेडिट दैट इज डिपॉजिट। अब यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, एंड व्हाट इज द बैलेंस। हम जब कैश बुक बनाते हैं तो पीरियड के लास्ट में बैलेंस करते हैं, बट जो बैंक में आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन बैलेंस इज रिकॉर्डेड, क्योंकि हम तो कभी भी बैंक से पूछ सकते हैं हमारा बैलेंस कितना है। ऐसा तो नहीं वो बैंक बोलेगा मंथ के लास्ट में पूछने आना बैलेंस कितना है, तब तक आप विड्रॉ करते रहिए, कितना भी नहीं। बैंक को आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन बैलेंस निकालना जरूरी होता है, सो दैट हम अगर इंक्वायरी करें कि कितना बैलेंस बचा है तो बैंक बता सके, और उसके अलावा कभी भी हम ओवर विड्रॉ नहीं कर पाए, वरना बैंक भी अगर लास्ट में बैलेंस निकालेगा तो पता कैसे चलेगा कि किस कस्टमर को कितने अमाउंट तक विड्रॉ करने के लिए लिमिटेड है। इसलिए बैंक पासबुक का ये फॉर्मेट होता है। आई होप यू हैव लर्न, यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ बैंक पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, किसमें डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस। Next, the bank statement of account also has similar form except that it is on loose sheets। जो एक हम जो बनाते हैं वो बुक बनाते हैं कैश बुक, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक एक पेपर में होते हैं, ईच एंड एवरी डे वो ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके कारण बैंक itself send the statement to the customer, but it is customer's duty to send the passbook to the bank periodically। जो पासबुक है वो किसका असेट है, कस्टमर का। कस्टमर रखता है पासबुक अपने पास, बैंक नहीं रखता।
और पीरियोडिकली कस्टमर पासबुक को बैंक भेजता है सो दैट रिकॉर्ड कैन बी एंटर्ड इन द पासबुक और कस्टमर उससे फिर मैच कर पाए. Business houses also obtain at the end of the year a certificate from the bank duly stamped with revenue stamps showing the balance which the bank has in the account of firm. इस तरीके से बैंक से पूरा ट्रांजैक्शन होता है. द बैंक बैलेंस शोन इन द पासबुक इज नोन एज अ पासबुक बैलेंस फॉर रिकॉन्सिलेशन पर्पस. जो बैंक पासबुक में जो बैलेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस एज पर पासबुक. The credit balance as per passbook at a particular point of time of deposit may be by customer while debit balance as per passbook is overdraft for the customer. यानी अगर पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है तो दैट विल बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. यहाँ पे नोट कर लीजिए, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड वाइसी वर्सा. यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. यहाँ पे हमने देखा कैसे डिफरेंट है कि जो हम कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन डेबिट करते हैं पासबुक में वही ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट, बिकॉज इट इज मेंटेन बाय टू डिफरेंट पर्सन. जो एक के लिए डेबिट हो रहा है वही दूसरे के लिए क्रेडिट हो रहा है और कोई टेक्निकल ग्लिच इसमें नहीं है. इट्स जस्ट कि टू डिफरेंट पर्सन आर मेंटेनिंग फॉर सेम ट्रांजैक्शन. तो एक के लिए जो डेबिट है ऑब्वियसली वो दूसरे के लिए क्रेडिट होगा ही होगा विदाउट डाउट. अब ये जानते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है. इन जनरल अगर सब सही चल रहा है तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक. लेकिन मान के चलिए डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मैच नहीं हो रहा है. इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द बैलेंसेस, तब हम क्या करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वाई इज दिस डिफरेंस. क्या प्रॉब्लम है, क्या कैश बुक में गलती हुई है या पासबुक में गलती हुई या बिना गलती के ही डिफरेंस आ रहे हैं. ये सब जानने के लिए हमको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट्स को, हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम को और बैंक ने जो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट दिया है दोनों को रिकॉन्साइल करना पड़ेगा. वो रिकॉन्साइल करके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं रीजन ऑफ डिफरेंस और उसको करेक्ट कर लेते हैं. दैट इज प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू बैंक अकाउंट. So it is called bank reconciliation statement. To reconcile means to reason या find out difference between two and eliminating that difference whenever we deposit or withdraw money from the bank. It always recorded at two places. First place is bank column of cash book. Second column is bank statement या passbook. The cash book is maintained by person having the bank account, whereas bank statement is prepared by bank. दो अलग अलग लोगों के द्वारा दो अलग अलग स्टेटमेंट या बुक्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं. कस्टमर के थ्रू कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक इज मेंटेनिंग बैंक स्टेटमेंट. सो सेम ट्रांजेक्शन के लिए दो अलग अलग पर्सन रिकॉर्ड कर रहे हैं. देयर मे बी सम डिफरेंस and to recognize that difference and to check that difference, correct that difference, we need to prepare bank reconciliation statement. The balance in both should be equal and opposite in nature. एक का डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, यानी इक्वल मस्ट बी इक्वल बट अपोजिट. एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट. If Mr. A deposited 1 lakh to his bank account, it will be recorded on debit side of his cash book because bank is receiver for the customer. But for the bank, it is a receipt, so it will record as credit entry in the bank statement or passbook. But most of the time, these two balances do not match. दोनों balance match नहीं होते हैं. The reason for difference in the balance can be many. Are explained later in the chapter. It is possible to eliminate this difference by matching all the facts and figure of two statements.
The process of eliminating these differences and bringing the two statements in line with each other is known as reconciliation, and a statement which record all the bank balances as per cash book with the balance as per passbook by showing cause of difference is known as bank reconciliation statement. Importance of bank reconciliation statement. It is total a theory. आप इसको पढ़ेंगे, मैं पॉइंट वाइज समझा देती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. फर्स्ट, अगर कोई एरर हो रही, इफ यू आर डूइंग एन एरर वेल रिकॉर्डिंग, या बैंक के लेवल पे कोई एरर हो रही है, तो आप उसको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड सुधार सकते हैं. नेक्स्ट, अगर कोई आपका जो कैशियर है वो फ्रॉड कर रहा है, मान के चलिए आपने उसे डिपॉजिट करने के लिए दिया 2 लाख इन बैंक, उसने 1 लाख अपने पॉकेट पे रख लिए एंड 1 लाख की केवल डिपॉजिट किया, आपको पता नहीं चल पाएगा. लेकिन अब जब बैंक स्टेटमेंट और अपनी कैश बुक रिकॉन्साइल करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि वेयर इज एनी फ्रॉड, एंड इस तरीके से फ्रॉड से बचा जा सकता है. टाइमिंग डिफरेंस के कारण कुछ चेक्स वगैरह क्लियर होने से रह जाते हैं. अगर बैंक स्टेटमेंट समय समय पर रिकॉन्साइल करते हैं तो आप बहुत आसानी से जान पाएंगे चेक क्लियरेंस में कोई इशू तो नहीं हो रहा है, आपकी मनी टाइमली डिपॉजिट हो रही है, ऑल द ट्रांजैक्शन आर डन विद इन द टाइम. ये सब भी आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना करके पता कर सकते हैं. नाउ अब कॉजेज ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों होते हैं? 3 रीजन ऑफ डिफरेंस. फर्स्ट इज टाइमिंग डिफरेंस, सेकेंड इज ट्रांजैक्शंस डिफरेंस एंड थर्ड इज एरर्स. एरर्स बहुत आसान है जानना कि कोई भी, या तो कैश बुक में कोई अमाउंट गलत है, टोटलिंग गलत है, या बैंक स्टेटमेंट में कोई अमाउंट गलत लिखा गया. जनरली टोटलिंग कंप्यूटराइज्ड होती है, इसलिए बैंक पासबुक में टोटल का मिस्टेक नहीं होता. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन. कुछ ट्रांजैक्शन बैंक खुद ब खुद कर देता है जो कस्टमर को नहीं पता होता, जैसे रेंट पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, इंटरेस्ट चार्ज करना ओवरड्राफ्ट पे, या फिर जो हमारा बैलेंस बचे उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना. ये सारे ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में तो एंटर हो जाते हैं लेकिन कस्टमर को लेट पता चलते हैं, इसलिए कैश बुक में एंटर नहीं होते, जिसके कारण भी डिफरेंस अराइज होता है. नेक्स्ट डिफरेंस इज टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? मान के चलिए हमने एक चेक लिखा किसी कस्टमर के नाम पे, वी हैव गिवन अ मनी थ्रू अ चेक, और उसके बाद हमने उसके कैश बुक के बैंक कॉलम में तो क्रेडिट कर दिया कि वी हैव गिवन टू मिस्टर राम दिस अमाउंट चेक. लेकिन राम ने 2 महीने बाद चेक लेके गए बैंक में, प्रेजेंटेड आफ्टर 2 मंथ, तो तब तक बैंक में वो अमाउंट डेबिट नहीं होगा, बैंक से वो अमाउंट रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया. तो टाइमिंग का डिफरेंस. इन द सेम वे, हमको मिस्टर मोहन ने चेक दिया, हम तो कैश कॉलम में, कैश अकाउंट के बैंक कॉलम में तुरंत एंटर कर लेंगे दैट वी हैव रिसीव्ड अ चेक, लेकिन बैंक में जब हम जमा कराएंगे और वो पार्टी से कलेक्ट कर लेगा, 2 स्टेप्स है. फर्स्ट कि हमने वो चेक ले जाके बैंक में दिया, एंड सेकेंड बैंक कलेक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर. तो दोनों चीजें जब हो जाएंगी तब जाके वो बैंक में हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके पहले तो वो क्रेडिट नहीं होता है बैंक अकाउंट में, तो इसके कारण भी डिफरेंस में अराइज. So you have learned 3 causes of difference between cash book and passbook. ये डिफरेंस आपको थ्योरी में भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस. और उसके अलावा जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो भी रीजन ऑफ डिफरेंस जानना इज वेरी यूजफुल फॉर यू. सो अब हम देखते हैं कि बैंक और कस्टमर के बीच किस किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, किस किस प्रकार से अमाउंट गेट डिपॉजिटेड एंड गेट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय अ कस्टमर, एंड उन ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंसेस अराइज होते हैं, क्या रीजन होते हैं कि दैट इज कैश बुक और बैंक बुक अलग अलग टाइम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, या कुछ डिफरेंसेस अराइज होते हैं, सो दैट वी हैव टू रिकॉन्साइल. सबसे फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. क्या होता है कि जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो टू विड्रॉ दैट अमाउंट, टू पे दैट अमाउंट फॉर अदर्स, हमको चेक बुक मिलती है. उस चेक बुक में अमाउंट लिख के साइन करके, और थर्ड पर्सन जो हमारा क्रेडिटर है उसका अकाउंट का नंबर लिख के वी गिव हिम चेक. अब वो कस्टमर अपने बैंक में जाता है, चेक प्रेजेंट करता है, और हमारा बैंक और क्रेडिटर का बैंक आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं
अपनी प्रोसेसिंग करते हैं और बैलेंस हमारे अकाउंट से डिडक्ट होकर क्रेडिटर के अकाउंट में चले जाते हैं। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस इट टेक्स सम टाइम। तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम में अमाउंट क्रेडिट करते हैं, एज बैंक इज द गिवर फॉर अस, बैंक हमें अमाउंट दे रहा है, सो वी डू क्रेडिट करते हैं तुरंत। जिस दिन हमने चेक बुक पे साइन किया, चेक हमने क्रेडिटर को दिया, इन द सेम डे हम एंटर कर देंगे। लेकिन बैंक कब एंटर करेगा? एज इट इज विड्रॉल फॉर अस, विड्रॉल बैंक के स्टेटमेंट में डेबिट होता है, बैंक उस दिन डेबिट करेगा जिस दिन हमारी पूरी प्रोसेस होने के बाद हमारे अकाउंट से अमाउंट कट हो रहा है। सो हियर इज टाइमिंग डिफरेंस, और इस टाइमिंग डिफरेंस के कारण हमारे कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है, वो कुछ समय बाद रिकॉर्ड होना होता है। हो सकता है हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं, उस बीच हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी भी वो क्लियर नहीं है। दिस कॉज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक 10,000 थे स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या हुआ? चेक ऑफ 2,000 इज इश्यूड, वी हैव गिवन चेक ऑफ 2,000 टू आवर क्रेडिटर। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 10,000 था, हमने चेक दिया बाई वेंडर अकाउंट 2,000। हमारे कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस इज 8,000 नाउ, क्योंकि 2,000 वी हैव पेड, 10,000 बैलेंस था, 2,000 वी हैव पेड, इसलिए हमारे अकाउंट में अब केवल 8,000 बचा एज पर अस। लेकिन दैट चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक बैंक को पता ही नहीं है कि कस्टमर ने चेक इशू कर दिया है, क्योंकि पेमेंट के लिए बैंक के पास चेक नहीं आया। इसलिए जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें वो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 10,000 दिखते रहेगा, डेबिट में अभी कुछ भी अमाउंट नहीं हुआ है, एंड दिस इज ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। वो बाद में होगा तो बाद में बैंक बैलेंस भी 8,000 क्रेडिट दिखने लगेगा। सी हियर, देखिए डेबिट बैलेंस है इन कैश बुक, कैश बुक देयर इज डेबिट बैलेंस, बट इन पासबुक वो क्रेडिट बैलेंस है। इक्वल बट अपोजिट, ये क्या है? इक्वल बट अपोजिट। नाउ नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। सपोज अब हमें चेक रिसीव हुआ है किसी कस्टमर से, वी हैव रिसीव्ड द चेक। हम क्या करेंगे? वो चेक ले जाएंगे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, एंड देन सेम ट्रांजेक्शन होके वो हमारे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो हम अपने कैश बुक में किस दिन एंटर कर देंगे? इन द डे वी हैव रिसीव्ड दैट चेक फिजिकली। बट बैंक में वो कब एंटर होगा? वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट कब होगा? जब वो पूरी क्लियरेंस हो जाएंगे, चेक की प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तब बैंक विल क्रेडिट एज इट इज डिपॉजिट इन आवर अकाउंट। As soon as check are sent to the bank, entries are made on debit side of bank column of the cash book. हम एंटर कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस है एज पर द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर 12,000, तो ये एंटर हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 12,000 एंड बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक 12,000। बट usually bank credit the customer's account only when they have received the payment from the bank concerned। अब उनके बैंक से, जो कस्टमर है उनके बैंक से हमारे बैंक में अमाउंट आ जाएगा, अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, देन ओनली बैंक विल क्रेडिट विद द अमाउंट आवर अकाउंट। तब तक बैंक में वो शो नहीं होगा, बैंक स्टेटमेंट में वो शो नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द चेक हैव बीन क्लियर्ड अगेन, there will be some gap between depositing of the check and credit given by the bank। तो हम अमाउंट क्या लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, एज अब हमको आ रहा है, हमको चेक मिला, वी हैव रिसीव्ड द चेक, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। 3,000 का चेक हमें मिला, हमने तुरंत डेबिट कर दिया, हमारा बैलेंस दिखने लगा 15,000, और हमने वो बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया चेक, लेकिन वो क्लियरेंस नहीं हुई, यानी पेमेंट दोनों बैंक के बीच एक्सचेंज नहीं हुई, इसलिए बैंक हैज नॉट अपडेटेड। वो कुछ समय बाद अपडेट होगा, तब तक के लिए ये डिफरेंस ऐसे ही दिखता रहेगा। When check is deposited into bank, the bank account in the cash book is increased by rupees 15,000, increased to 15,000, 3,000 से बढ़ गया, but the balance as per passbook remained 12,000 until the check is cleared।
देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। मान के चलिए कि हमारा डेबिट बैलेंस था, हमेशा कुछ बैलेंस रहता है तो उस पर मंथली जैसे सेविंग अकाउंट पे क्वार्टरली 4% इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमको तो वो तब पता चलेगा जब हम बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। उसके पहले वो जो क्लाइंट है उसको पता नहीं चलेगा कि अकाउंट में कितना अमाउंट इंटरेस्ट का आया है, बट बैंक स्टेटमेंट में तो जिस दिन इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया है रिकॉर्ड हो जाएगा। So that will not be recorded in the cash book but will be recorded in the passbook. If the bank has allowed interest on the customer, the entry will normally be made in customer's account by bank and later shown in the passbook. लेकिन वो कस्टमर को कब पता चलेगा, जब वो बैंक स्टेटमेंट देख रहा है, तो कैश बुक में वो एंट्री नहीं होगी। सो हम कैश बुक में जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको डेबिट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट इज आवर इनकम, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट द इनकम। लेकिन अभी पता ही नहीं चला इसलिए ये एंट्री नहीं हुई है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। लेकिन एज दे हैव डिपॉजिटेड द इंटरेस्ट, और जो भी डिपॉजिट होता है वो होता है क्रेडिट, तो बैंक पासबुक में वो सपोज 1000 का इंटरेस्ट है तो दैट विल बी क्रेडिटेड और हमारा बैलेंस पासबुक में 1000 से बढ़ जाएगा। लेकिन इस बात से कैश बुक अनजान है, कैश बुक को कोई खबर नहीं मिली है कि 1000 रुपए का इंटरेस्ट डिपॉजिट हो चुका है, इसलिए कैश बुक वही पुराना बैलेंस शो कर रहा है, कैश बुक के पास अपडेटेड न्यूज नहीं है। और जब फिर हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तब ये बासी खबर हमें पता चलती है और वी एंटर दिस इन आवर कैश बुक। इस कारण से रिकॉन्सिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, कैश बुक जरूरी होता है, so that this difference which are not error but just timing differences due to lack of knowledge and lack of knowledge of transaction and due to difference of timing, this differences arises और उनको रिकॉन्साइल करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय द बैंक। जैसे थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में हमने देखा कि आवर इनकम इन द सेम मैनर एक्सपेंस हो सकते हैं। इंटरेस्ट चार्ज, मान के चलिए हमारा ओवरड्राफ्ट है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा, और कोई भी एक्सपेंस जैसे मंथली मेंटेनेंस का 1% 2% कुछ अमाउंट कट रहा है तो वो बैंक अपने आप हमारे अकाउंट से डेबिट कर देगा, इट इज इक्वल टू विथड्रॉवल, तो बैंक विल ऑटोमेटिकली डेबिट। लेकिन हमको फिर, हम तो इस बात से अनजान है कि हमारे पैसे कट चुके हैं, कब पता चलेगा, जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे एट अ लेटर स्टेज। तब तक के लिए कैश बुक सुनी रहेगी, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जब रिकॉन्साइल करेंगे तो वी रिकॉग्नाइज दैट एंड वी विल एंटर दैट इन कैश बुक। लेट्स रीड। Like 3 above, the interest charged by bank and the amount of bank charges are entered in the customer's account and later in the passbook. The customer makes the required entries only after he sees the passbook. These are debited to customer's account by bank. Therefore, till such entry is passed in cash book, the balance as per passbook is less than bank balance as per cash book. क्यों? क्योंकि पासबुक वाले में हमारे अमाउंट से वो डिडक्ट हो चुका है, इसलिए पासबुक में कम बैलेंस दिखेगा एंड कैश बुक में दिखेगा ज्यादा बैलेंस। फिफ्थ नंबर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। वो जैसे इनकम का ट्रीटमेंट है, हमारी कोई इनकम आ रही थी, बैंक ने लेके रख ली हमारे पासबुक में, उसने एंटर कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हमको खबर नहीं मिली। तो इन द सेम वे कैश बुक अकेली रहेगी, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हो पाएगी उसकी, पासबुक में एंटर हो जाएगा। जब हम पासबुक देखेंगे तब हमें खुशी होगी कि यस वी गॉट दिस इनकम, तब तक कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। पासबुक में हमारा बैलेंस ज्यादा दिखेगा इसके कारण, और कैश बुक में उतना ही बैलेंस दिखेगा, पासबुक में ज्यादा दिखेगा। और हम जब रिकॉन्साइल करेंगे तो कैश बुक के बैलेंस को भी डेबिट करके इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर 15,000। The bank has collected dividend of 2000। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कैश बुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि कैश बुक को पता ही नहीं है क्या होगा। पासबुक में क्योंकि हमारी इनकम है दैट इज डिपॉजिट, तो क्रेडिट हो जाएगा। जो भी पैसे हमें मिल रहे हैं ना दैट विल बी क्रेडिटेड इन पासबुक, एंड जो भी पैसा जा रहा है दैट विल बी डेबिटेड इन पासबुक।
उसके जस्ट अपोजिट जो भी अमाउंट हमें मिल रहा है हम कैश बुक में डेबिट करेंगे और जो भी अमाउंट हमसे जा रहे हैं वो कैश बुक में हम क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 2000 और हमारा बैलेंस 2000 बढ़ गया, दैट इज 17,000, जबकि कैश बुक में अभी भी 15,000 दिख रहा है। ये अपडेट कब होगा? जब हम पासबुक से अपनी कैश बुक मैच करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। कई बार होते हैं हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं कि हर महीने हमारा इतना इंश्योरेंस पेमेंट होना है, इतना रेंट पे होना है, वो आप ऑटोमेटिकली पे कर दीजिए सो दैट हमको कोई पेनल्टी ना लगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल, बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं जो हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करके रखते हैं, यू पे ऑटोमेटिकली एवरी मंथ। वो हमको पता नहीं चलते, इसलिए हमको अपने खर्च का पता नहीं होता। जबकि एज इट इज आवर विड्रॉल, बैंक सेम अमाउंट को डेबिट कर देगा, पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बैंक में कैश बुक के बैंक कॉलम में वही पुराना अमाउंट दिखते रहेगा। एग्जाम्पल, the balance as per cash book and passbook of Mr. X are 20,000. The bank has instructions to pay insurance premium of 1,500 directly to insurance company at the end of each month. तो कैश बुक में ये एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि कैश बुक को कब पता चलेगा? जब वो पासबुक से ओवरव्यू करेंगे अबाउट द ट्रांजेक्शंस। बट पासबुक में क्योंकि ये हमारा विड्रॉल है, हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा और पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, जबकि बैंक का बैलेंस वैसे ही दिखते रहेगा। अब जब इसको रिकॉन्साइल करेंगे हम, तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से भी 1,500 रिड्यूस कर देंगे और दोनों पासबुक और कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा सेम टू सेम। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। सपोज कि हमने किसी को सेल किया, हमारा कोई कस्टमर है, ही हैव टू पे अस सम अमाउंट। उसने हमें कैश में नहीं दिया या हमें चेक नहीं दिया, सीधे हमारे बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। तो हाउ डू वी नो दैट? जब हमको बैंक से इंफॉर्मेशन आएगी, यानी जब हमने बैंक स्टेटमेंट देखा होगा या हमें पासबुक मिलेगी, तब तक दैट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड, क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, बैलेंस एज पर पासबुक विल बी इंक्रीज्ड। लेकिन जब कैश बुक को जब पता चलेगा, जब पासबुक से वो मैच होगी एंड देन दैट विल बी एंटर्ड इन कैश बुक, तब तक के लिए वो कैश बुक में एंटर नहीं होता है। तो दैट कैन कॉज डिफरेंस, दिस इज अ ट्रांजैक्शनल डिफरेंस। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये क्या होता है? देखिए, जब कस्टमर्स होते हैं वो पेमेंट नहीं करते तुरंत, तो दे गिव अस अ बिल राइटिंग कि आई विल पे दिस अमाउंट आफ्टर 3 मंथ 2 मंथ। तो हम 2 मंथ 3 मंथ का इंतजार करने की बजाय वो बैंक में जाते हैं, वो बिल देते हैं और कुछ डिस्काउंट लेकर के, सपोज 1000 का बिल है तो 10% डिस्काउंट ले लिया, तो 900 बैंक हमें दे देता है। अब जब रियल में बैंक 3 महीने बाद कस्टमर के पास जाता है टू कलेक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर, डिसऑनर हो गया। क्यों डिसऑनर हो गया? वो बिल डिसऑनर होना मतलब डिनायल ऑफ पेमेंट, उससे पेमेंट नहीं मिल रहा है ड्यू टू कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं या कुछ और टेक्निकल या लीगल प्रॉब्लम है उसके अकाउंट में, जिसके कारण कस्टमर इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट। जबकि बैंक से तो हमने ऑलरेडी 900 ले लिए और लायबिलिटी बन गई 1000 की, क्योंकि वी हैव गिवन बैंक डिस्काउंट ऑफ 100, इसलिए वो 1000 हमारी लायबिलिटी बन गई, डिसऑनर हो गया चेक। तो अब जब वो बिल या चेक डिसऑनर होता है तो बैंक हमारा अकाउंट डेबिट कर दे, क्योंकि बैंक अब हमसे लेगा पैसे। It will be equal to our withdrawal, as we have to give that amount to the bank. We have withdrawn in advance. So bank will debit our account with that amount, dishonor of the bill. लेकिन कैश बुक को कब पता चलेगा? जब पासबुक से टैली करेंगे। Let's read an example. The balance as per cash book and passbook of Mr. X are 20,000. Mr. X deposited a check of 3,000. एंड डेबिट टू हिज बैंक अकाउंट 3000 इमीडिएटली। उसने पैसा आया जैसे ही अपना एंट्री कर लिया, बट बैंक विल क्रेडिट एक्स अमाउंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट। नाउ चेक इज डिसऑनर्ड फ्रॉम फॉर नॉन पेमेंट एंड बैंक चार्जेस 100 इन दिस कनेक्शन। तो बैंक डेबिट कर देगा 100 रुपीज चार्जेस विड्रॉल एक्सपेंस। तो एक तो 3000 का डिसऑनर हो गया, वो नुकसान, एंड ₹100 बैंक चार्जेस। तो 3100 से पासबुक और बैंक बैलेंस मिसमैच होंगे, 19,900 और इधर 23,000।
सो 3100 का डिफरेंस पासबुक में 3100 कम दिखेंगे, 3000 ड्यू टू डिसऑनर ऑफ चेक एंड 100 ड्यू टू बैंक चार्जेस। इस तरीके से डिसऑनर भी हमारा पासबुक का बैलेंस रिड्यूस कर देता है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी रिड्यूस नहीं हुआ होता है क्योंकि कैश बुक को कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कि बैंक ने कुछ अमाउंट रिसीव कर लिया अपने आप ही और वो हमारे पासबुक को क्रेडिट कर देगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बट कैश बुक को खबर नहीं है। सो अमाउंट विल बी रिटन इन सेम इन कैश बुक, जो कि पासबुक से टैली करने पे पता चलेगा। If goods are sold, the document may be sent through the bank. If bank is able to collect the amount, it will credit the customer's account. The customer may make entry only on receiving the passbook. So look here, entry number 1 and 2, transaction number 1 and 2, चेक डिपॉजिटेड और चेक इशू, जो हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ और चेक इशू कर दिया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, दैट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टाइमिंग। और उसके बाद 3 नंबर ट्रांजेक्शन से 9 नंबर ट्रांजेक्शन आर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन, की वो ट्रांजेक्शन हो चुका है, ये पासबुक को तो पता है पर कैश बुक को पता नहीं है। सो नॉट एंटर्ड इन कैश बुक बट एंटर्ड इन पासबुक। एंड चेक इशूड एंड चेक डिपॉजिटेड नोन इन कैश बुक, क्योंकि कैश बुक से पहले पता चल जाता है, कैश बुक में पहले वो ट्रांजेक्शन हो चुका है। एंड आफ्टर सम टाइम दैट विल हैपन इन बैंक, इसलिए पासबुक में दैट विल बी एंटर्ड आफ्टर सम टाइम। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टाइमिंग। नाउ ये जो हमने ट्रांजैक्शंस अभी तक देखे पूरे, ये समराइज्ड फॉर्म में एक टेबल में बना हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये ओवरव्यू कर लेते हैं ये टेबल। फर्स्ट, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक, तो वो कैश बुक में कब रिकॉर्ड होगा और पासबुक में कब रिकॉर्ड होगा, ये इस टेबल में लिखा हुआ है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस अराइज होता है। अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, पेमेंट जब हम पेमेंट कर रहे हैं चेक इशू करने के लिए, तो कैश बुक में कब एंटर हो जाएगा, जिस दिन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक, जिस दिन चेक इशू कर रहे हैं उस दिन कैश बुक में एंटर हो जाएगा। लेकिन पासबुक में किस दिन एंटर होगा, जिस दिन बैंक में चेक हुआ है प्रेजेंट पेमेंट के लिए, व्हेन चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इनटू द बैंक। नेक्स्ट, अगर हमने कोई चेक रिसीव किया है, रिसीव्ड बाय अकाउंट होल्डर थ्रू अ चेक, तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ है कैश बुक में उसी समय एंटर हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग द चेक इनटू बैंक। जिस दिन चेक रिसीव किया और हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, वी हैव रिसीव्ड द चेक एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू बैंक, इन द सेम डे वी विल रिकॉर्ड इन कैश बुक। लेकिन जब पेमेंट क्लियर होगा, जब पेमेंट कलेक्ट होगा, तभी पासबुक में वो एंटर होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ बिल चेक डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बाय अकाउंट होल्डर। पासबुक में तो जब बैंक कलेक्ट कर रहा है तभी एंटर हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में पासबुक में जिस दिन देखेंगे उस दिन पता चलेगा। फोर्थ नंबर, डायरेक्ट पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। फिफ्थ नंबर, डिसऑनर ऑफ चेक। सिक्स्थ नंबर, बैंक चार्जेस लेविड। सेवेंथ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड। एट्थ, इंटरेस्ट डेबिटेड। ये सारे ट्रांजैक्शन जिस दिन होंगे पासबुक में उसी दिन एंटर हो जाएंगे, लेकिन कैश बुक में किस दिन एंटर होंगे, जिस दिन हमको पता चलेगा कि दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन डन थ्रू वी विल गो थ्रू द पासबुक, जिस दिन उस दिन पता चलेगा एंड वी विल रिकॉर्ड दैट इन कैश बुक। नाउ 9 and 10 नंबर, वी हैव डिपॉजिटेड कैश और वी हैव विथड्रॉन द कैश। तो सेम टाइम में जब हम डिपॉजिट या विथड्रॉ कर रहे हैं, सेम टाइम में कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगा और पासबुक में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। सो देयर इज नो टाइमिंग डिफरेंस इफ कैश इज डिपॉजिटेड एंड कैश इज विथड्रॉन। इन दिस वे आपने ये जान लिया कि कैश बुक और पासबुक में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिटवीन अ कस्टमर एंड अ बैंक, और क्यों दोनों कैश बुक और पासबुक में दोनों का रिकॉर्ड मेंटेनेंस में डिफरेंस अराइज होते हैं। डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू 3 रीजंस। पहला, टाइमिंग डिफरेंस के कारण। टाइमिंग डिफरेंस के कारण कौन कौन से,
check issued but not presented for payment, and check received and deposited but not cleared. इनके कारण timing difference, and then transactional difference like interest charge, levied, amount collected, bill dishonored, and this type के ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन नंबर 3 से 9 में हमने पढ़ा वो सारे ट्रांजेक्शंस. एंड देन नेक्स्ट एरर के कारण कि कोई अमाउंट या तो कैश बुक में गलत लिखा गया, कैश बुक का टोटल गलत हो गया, बैलेंसिंग गलत हो गया, या पासबुक में कोई अमाउंट गलत लिखा गया, जिसके कारण डिफरेंसेस अराइज होते हैं. सबसे पहले हम जो भी डिफरेंसेस अराइज होते हैं, कैसे अराइज हो सकते हैं, क्यों अराइज हो सकते हैं, वो देखने के लिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं. दैट इज इलस्ट्रेशन 1. बहुत बेसिक है, आपकी केवल समझने के लिए है कि बैंक पासबुक और कैश बुक में किस तरीके से ट्रांजैक्शन एंटर होते हैं और कहाँ कहाँ डिफरेंस अराइज हो सकते हैं. वी जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज दिस डिफरेंसेस. हियर इज गिवन पासबुक ऑफ मेसर्स टॉल एंड सॉर्ट्स, जिसमें पूरे ट्रांजेक्शन एंटर हैं, कौन से विड्रॉल हुए हैं, कौन से डिपॉजिट हुए हैं. And another one is cash book of Messrs Tall and Short, that is bank column only of cash book, जिससे हमको पता चल जाता है. So we are now going to match the entries. सबसे पहले कैश डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कंपेयर करेंगे डेबिट साइड बैलेंस ऑफ कैश बुक, एंड विड्रॉल कंपेयर करेंगे क्रेडिट साइड से. सो दोनों में डिफरेंस. सबसे पहले डिपॉजिट्स देख लेते हैं. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 4 लाख, यहाँ पे एंटर है, यहाँ पे एंटर है, कैश ओपनिंग बैलेंस है या फिर कैश डिपॉजिट है. दिस इज कैश डिपॉजिट, नॉट ओपनिंग बैलेंस. नेक्स्ट डेबिट साइड में है जॉनसन्स एंड कंपनी 35,000 एंड सेम इज रिटन. नेक्स्ट है बी बाबू एंड कंपनी 76,000, दैट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड 76,000. नेक्स्ट फिर से कैश डिपॉजिट है 30,000, दैट इज ऑल्सो रिटन. नेक्स्ट जे राय एंड ब्रदर्स 43,000, this is also written. Next है Messrs Mohan and Company 1,05,000, 1,05,000 डिपॉजिट नहीं हुआ है, that is the cause of difference. Next is Nandi and Sons का डिफरेंस है 34,000 का, ये भी डिपॉजिट नहीं हुआ है बैंक पासबुक में. देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 इज इन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, बट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के डेबिट साइड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. सो डिफरेंस इज ड्यू टू 3 अमाउंट्स. 1,05,000 and 34,000 written in cash book but not in passbook, and 20,000 written in passbook but not written in cash book. अब कंपेयर करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एंड विड्रॉल साइड ऑफ बैंक पासबुक. Furniture expense 60,000 written on both sides. Then by Roy and James 1 lakh written on both sides. Next by Das and Company 1,25,000 written on both sides. Nagpal and Company 73,000. यहाँ पे नागपाल एंड कंपनी के 73,000 मिसिंग है, यानी 73,000 हमने अपने अकाउंट में कम कर दिए, लेकिन बैंक पासबुक में वो 73,000 कम नहीं हुए. नेक्स्ट by cash withdrawal of 50,000 enter in both side. B बाबू एंड कंपनी 78,000 भी रिटर्न नहीं है. नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरीड डाउन, वो बाय बैलेंस कैरीड डाउन यहाँ है 243 एंड यहाँ है 2,37,000. 2,37,000. Here is the difference between balance of cash book and balance of passbook. Another देखिए यहाँ पे प्रीमियम पेड 25,000 and 1,000 बैंक चार्जेस, ये भी एंटर नहीं हुए हैं कैश बुक में, जबकि ये पासबुक में एंटर हुए हैं. सो वी हैव रिकॉग्नाइज्ड 7 ट्रांजैक्शन दैट कॉज डिफरेंस. अब हम इनको रिजॉल्व कैसे करेंगे और रिकॉन्साइल कैसे करना है ये देखते हैं. It will be seen that whereas passbook show a credit balance of 2,43,000 and cash book shows a debit balance of 2,37,000. We shall compare the two to establish the reason for difference. The reconciliation of two statement can be done in 2 ways. पहला पासबुक से स्टार्ट करें और कैश बुक पे खत्म करें.
हम लोग रिकॉन्साइल कैसे करते हैं, एक बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और जो भी डिफरेंसेस है ऐड और माइनस करते हैं and then we come to balance of another book. We start with balance of passbook and come to balance of cash book. या कैश बुक से स्टार्ट करेंगे एंड देन पासबुक पे पहुंच जाएंगे। इस एग्जांपल में हम पासबुक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो ट्रांजैक्शंस एंटर नहीं हुए जिनके कारण डिफरेंस है उनको प्लस या माइनस करेंगे एंड देन वी विल अराइव टू द बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर वो सही आते हैं मतलब वी हैव रिकॉन्साइल्ड इन अ करेक्ट मैनर। स्टेप 1, सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक विद द डिपॉजिट कॉलम ऑफ पासबुक। तो हमने ये डिफरेंस मिला, मोहन एंड कंपनी का 1,05,000 एंड देन 34,000 ऑफ नंदी एंड सन्स। वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड दिस डिफरेंस। Existing balance as per passbook is 2,43,000. 2,43,000 is existing balance. अब कैश में डेबिट हो चुका है अमाउंट मोहन एंड कंपनी से 1,05,000 एंड नंदी एंड सन से 34,000, यानी हमारा बैलेंस कैश बुक में बढ़ चुका है लेकिन पासबुक में वो बैलेंस नहीं बढ़ा है। दैट बैलेंस इज डेबिटेड इन कैश बुक, मतलब इंक्रीज्ड इन कैश बुक। यहाँ पे देखिए कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा चुका है 1,05,000 एंड 34,000, यानी कैश बुक का बैलेंस इनके कारण बढ़ चुका है लेकिन पासबुक में क्योंकि एंट्री नहीं हुई है यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं बढ़ा है। कैश बुक तक पहुंचने के लिए टू अराइव टू द कैश बुक हमको बैंक पासबुक का अमाउंट में ये ऐड करना पड़ेगा, बैंक पासबुक का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमको कैश बुक के जैसा बैलेंस मिल सके। कैश बुक में जो अमाउंट ऐड हुआ है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ है, पासबुक में भी वो अमाउंट ऐड कर देंगे ताकि हम कैश बुक तक पहुंच सके। पासबुक से कैश बुक तक पहुंचने के लिए हमको वो करना पड़ेगा जो कैश बुक ने किया है और वो नहीं करना पड़ेगा जो कैश बुक ने नहीं किया है। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर हम किसी की नकल करते हैं, हमको किसी के जैसा बनना है, पासबुक को यहाँ किसके जैसा बनना है, कैश बुक के जैसा। ये पासबुक है, ये कैश बुक है, पासबुक को बनना है कैश बुक के जैसा, तो पासबुक को वो करना पड़ेगा जो कैश बुक ने किया है और पासबुक को वो इफेक्ट हटाना पड़ेगा जो कैश बुक ने नहीं किया है, तब जाकर पासबुक कैश बुक के जैसी बन पाएगी। सो यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस हमने बताया डेबिट बैलेंस प्लस एंड क्रेडिट बैलेंस माइनस ऑफ कैश बुक। अगर कैश बैलेंस है उसको बढ़ाना है, वो प्लस करना है तो डेबिट साइड और माइनस करना है तो क्रेडिट साइड, और जो बैंक पासबुक है उसमें कम करना है तो विड्रॉल एंड ज्यादा करना है तो डिपॉजिट, इसलिए दैट अमाउंट हैज बीन एडेड। नेक्स्ट कंपेयर क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक विद द विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक। तो हमको दो डिफरेंस मिले थे जब हमने क्रेडिट साइड को कंपेयर किया था, तो ये दो अमाउंट एंटर हुए थे 73,000 एंड 78,000। कैश बुक में क्रेडिट हो गए यानी कैश बुक में कम हो गए लेकिन पासबुक में कम नहीं हुए हैं, तो हम पासबुक से भी कम कर देंगे, पासबुक से भी वो अमाउंट दो अमाउंट माइनस कर देंगे। 73,000 नागपाल एंड कंपनी एंड 78,000 बी बाबू एंड कंपनी। क्योंकि पासबुक को कैश बुक के जैसा बनना है और पासबुक ने कम नहीं किया लेकिन कैश बुक ने क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया, इसलिए पासबुक से भी वो अमाउंट माइनस कर देंगे। एंड नेक्स्ट अब ये तो हो गया कैश बुक में जो जो एंटर हुआ था लेकिन पासबुक में नहीं हुआ था वो तो हमने कर दिया, यानी पासबुक ने वो सब कुछ कर लिया जो कैश बुक ने किया है, लेकिन पासबुक में कुछ एक्स्ट्रा भी है जो कैश बुक ने नहीं किया है। पासबुक ने डिपॉजिट कर दिया है 20,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, लेकिन कैश बुक में वो एंटर नहीं है, तो क्योंकि पासबुक ने ऐड कर दिया कैश बुक ने नहीं किया, इसलिए पासबुक तुम भी माइनस कर दो, जो कैश बुक ने नहीं किया वो पासबुक नहीं करेगा।
सो इट हैज एडेड, उसको रिवर्स कर देंगे, 20,000 को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब कैश बुक ने नहीं किया और पासबुक को कैश बुक के जैसे बनना है, इसलिए कैश बुक भी अपने में से माइनस कर देगा। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉल वाले अमाउंट में, पासबुक के विड्रॉल वाले अमाउंट में 25,000 एंड 1,000 इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक चार्जेस माइनस कर दिया है, जबकि कैश बुक में वो क्रेडिट नहीं हुआ है। अब क्योंकि कैश बुक ने माइनस नहीं किया, पासबुक ने कर दिया माइनस, कैश बुक को बनना है पासबुक के जैसा, पासबुक को बनना है कैश बुक के जैसा, इसलिए जब कैश बुक ने माइनस नहीं किया तो पासबुक को भी माइनस नहीं करना है, और कर दिया तो पासबुक विल ऐड दैट अप अगेन, इसलिए 25,000 एंड 1,000 को ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो फाइनल बैलेंस आया दैट इज 27,000, 2,37,000, that is equal to balance as per cash book 2,37,000। इन दिस मैनर आपने देखा कि कैसे रिकॉन्साइल, दिस इज रिकॉन्सिलेशन, आगे हम ये दिस इज रॉ फॉर्म ऑफ रिकॉन्सिलेशन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। देन हम प्रॉपर स्टेटमेंट में बनाना सीखेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रॉ फॉर्म में देखा कि कैसे एक पासबुक के या कैश बुक के बैलेंस से शुरू करते हैं, दूसरे तक अराइव करते हैं, और अराइव करने के लिए वी हैव टू जस्ट फॉलो अनदर बुक, कि इमेजिन कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया एज पर आवर रिकॉर्ड्स, और उसके अनुसार वी डू दिस इन द सेम मैनर विथ बैलेंस फॉर विच वी हैव स्टार्टेड, और उसके बाद हम अपने आप जो नेक्स्ट बुक का बैलेंस है उस पर अराइव कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन लिंक ऑफ माय फेसबुक पेज इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने लिंक शेयर किया है फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट के फॉर्मेट मैंने अपलोड किए हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन पासबुक बैलेंस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज जब कैश बुक बैलेंस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या फॉर्मेट होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। आप नेक्स्ट क्लास वॉच करने से पहले ये दोनों फॉर्मेट को जरूर रेफर करें, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ बेटर मैनर, सेकेंड लेक्चर को समझने में हेल्प करेंगे। एंड इन फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लेने के बाद आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड बैंक रिकॉन्सिलेशन चैप्टर। थैंक यू। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखेंगे एंड विल सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज कीजिए, एंड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।